हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाहजेब को YouTube पर देखने के लिए डॉन न्यूज के ऑफिशियल YouTube चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहजेब। वो बयानिया जिस पर इमरान खान की हुकूमत इक़्तिदार में आई, वो बयानिया जिसकी बुनियाद पर वज़ीर आज़म और उनकी जमात ने बाकी तमाम जमातों को चोर डाकू करार दिया, वही बयानिया जिसके तहत मुल्क से लूटी गई अरबों डॉलर की रकम वापस लाने की उम्मीदें जगाई गई, आज उस बयानिए की कली मुकम्मल तौर पर खुल गई है। पहले ही अदलिया की जानिब से अपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों को सियासी इंतकाम करार दिए जाने ने इस बयानिए को बेनकाब कर दिया था और अब उस किरदार की भी छुट्टी हो गई है जिसको इमरान खान ने बड़े मान से मुल्क में एहतिसाब करने का सुरखेल तैनात किया था। हम बात कर रहे हैं वज़ीर आज़म के साबिक़ मुशीर बराए एहतिसाब बैरिस्टर शहजाद अकबर की, जिन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया और अपनी ट्वीट में उनका कहना था कि उन्हें उम्मीद है कि इमरान खान की ज़ेर क़यादत एहतिसाब का अमल जारी रहेगा। अब हुकूमत ने इस मामले का हस्बे मामूल बड़े इन्हिनात से दिफा करना शुरू कर दिया है और वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के बकौल शहजाद अकबर ने शदीद दबाव में काम किया, लेकिन असल खबर यह है कि इमरान खान उनकी कारकर्दगी से मुकम्मल तौर पर मायूस थे, बल्कि नाउमीद हो चुके थे। शहजाद अकबर के मुस्ताफी होने से मुतालिक खबरें गुज़श्ता कई रोज से गर्दिश में थी। हस्बे मामूल हस्बे रिवायत हुकूमत ने इन खबरों को फेक न्यूज करार दिया, लेकिन हमारी इतलात ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने एहतिसाब पर होने वाली एक अहम मीटिंग में ही ये डिक्लेयर कर दिया था कि बैरिस्टर शहजाद अकबर की कारकर्दगी से वो खुश नहीं है और उन्हें जो है वो तब्दील कर दिया जाएगा। ये तकरीबन 2 हफ्ते पहले की बात है, लेकिन गुज़श्ता हफ्ते हमने वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब से इस बारे में सवाल किया, उनका जवाब सुन। चैनल पर खबर चल रही है कि मुशीर एहतिसाब की कारकर्दगी से खान साहब खुश नहीं है, कुछ इंटरव्यूज भी उम्मीदवारों के किए जा चुके हैं और शहजाद अकबर को तब्दील किया जा रहा है। कोई ऐसी इतला नहीं है इस हवाले से। अगर आप किसी खास टीवी चैनल का हवाला दे रहे हैं तो हो सकता है कि उनके पास कोई ऐसी खबर हो, लेकिन उस खबर को जो है वो डिनाई कर दिया गया है। गुज़श्ता हफ्ते ही इमरान खान से उनकी होने वाली एक मीटिंग थी जिसमें इमरान खान ने उनके 3.5 साल कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का जो है वो इज़हार किया था। इमरान खान इस बात पर सख्त नाराज थे कि शहजाद अकबर को जो अहदाफ दिए गए थे वो इन्हें हासिल करने में बुरी तरह नाकाम रहे हैं, खास तौर पर शरीफ बरादरान और जरदारी साहब की करप्शन बेनकाब करने और उनसे लूटी दौलत वापस लाने के लिए वो 3.5 सालों में कुछ भी ना कर सके, बल्कि उल्टा बरतानवी अदालत ने शहबाज शरीफ के हक में एक ऐसा फैसला दिया जिससे हुकूमत को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। चीनी स्कैंडल की तहकीकात के हवाले से जो टास्क शहजाद अकबर को दिया गया था उसमें भी वो मुलविस अनासिर को कटहरे में ना ला सके। शहजाद अकबर को 20 अगस्त 2018 को मुआविन ख़ुसूसी बराए एहतिसाब मुकर्रर किया गया था। फिर सितंबर 2018 में उन्हें बैरून मुल्क असासों की निशानदही और हुसूल के लिए कायम एसेट रिकवरी यूनिट का सरबराह बनाया गया। फिर जुलाई 2020 में उन्हें मुशीर मुकर्रर कर दिया गया था। अपने 3.5 साला दौर में शहजाद अकबर की जो थी वो तवज्जो अपोजिशन बिलखुसूस शरीफ खानदान के खिलाफ मामलात पर रही, जिस पर वो आए रोज लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे, लेकिन कुछ ना कर सके। कौमी खजाना लूटने वाले 100 मगरमच्छों की उन्होंने निशानदही का दावा किया था। स्विस अकाउंट्स में पाकिस्तानियों के 280 अरब डॉलर उनका दावा था मौजूद हैं जिनकी वापसी को मुमकिन बनाया जाएगा। और सबसे बढ़कर ये कि उन्होंने एक बड़ा दावा ये भी किया था कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को वो वापस लाएंगे। देखिए, नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए हमने उनकी डिपोटेशन के लिए भी कहा हुआ है बरतानवी हुकूमत को, और एक्सट्रेडिशन को भी परसू कर रहे हैं, तो इसलिए इनके केस में काफ़ी जान है। वो नवाज शरीफ को तो वापस ना ला सके, अलबत्ता खुद ही चले गए। शहजाद अकबर का किरदार एक और मामले पर मुतनाज़ा रहा जो उनका पीछा करता रहेगा। जब बैरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज बरतानिया में नेशनल क्राइम एजेंसी से एक तस्फिये के नतीजे में 19 करोड़ पाउंड की रकम वापस लाने पर रजामंद हो गए थे जो पाकिस्तान के कौमी खजाने में जमा कराई जानी थी, लेकिन उसका उल्टा हुआ और ये रकम शहजाद अकबर की मां पर पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बैरिया टाउन पर होने वाले जुर्माने की मद में अदा की गई। ये मुख्तलिफ रिपोर्ट्स और जर्नलिस्ट जो हैं उनको कोट करके ये बताया गया। हमने भी अपने प्रोग्राम में इस मुतालिक
तफसीली हकायक आपके सामने रखे थे। सितंबर 2019 के दौरान फिर बैरिस्टर शहजाद अकबर और मलिक रियाज के दरमियान बताया यह गया कि मुतादिद मुलाकातें हुई, जिसके बाद वेस्टमिनिस्टर मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस सेटलमेंट को पाया तकमील तक पहुंचवाया और फिर 5 दिसंबर 2019 को बैरिस्टर शहजाद अकबर ने इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में $140 मिलियन की रकम आने का ऐलान किया और बकिया 50 मिलियन पाउंड जो है वो वन हाइड पार्क की फरोख्त के बाद पहुंचने का दावा किया। जब उनसे यह सवाल हुआ कि यह पैसा कहां से आया तो उन्होंने मलिक रियाज और नेशनल क्राइम एजेंसी जो बरतानिया की है उनके दरमियान होने वाले मुआहदे की वजह से बताने से गुरेज किया। नाज़रीन, इसके अलावा बैरिस्टर शहजाद अकबर का नाम उस वक्त भी मुतनाज़ा हुआ जब सुप्रीम कोर्ट में मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस के दौरान असासा जात रिकवरी यूनिट की जानिब से तहकीकात का इंकशाफ हुआ। तफसीली गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर आज़म की कानूनी टीम के अहम रुकन सेनेटर बैरिस्टर अली जफर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर अली जफर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। एहतिसाब का नारा जो था उस पर तहरीके इंसाफ जो है वो बरसर इक़्तिदार आई और अवाम की उम्मीदें जगाई गई कि अरबों डॉलर वापस लाए जाएंगे। आज 3.5 साल के बाद शहजाद अकबर साहब के जाने से यूं लग रहा है, बल्कि ये कहा जा रहा है, कुछ दसियाकार ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब का जो एहतिसाब का बयानिया था उससे बड़ा नुकसान पहुंचा और वो जमीन बोस हो चुका है। आप बताएं सर कि क्या वजह क्या बनी इस्तीफे की और कितना बड़ा ये नुकसान होगा एहतिसाब के बयानिए के लिए? सबसे पहले जी आपको ये मैं कहना चाहूंगा कि जो करप्शन के खिलाफ जो जिहाद है ये तो जारी रहेगा और एक शख्स का आना या उसका जाना उससे इस प्रोसेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि उम्मीद यही है कि जो गलतियां शायद हुई जिसकी वजह से यानी गलती क्या जो डिले हुआ जिसकी वजह से शायद वो उन्होंने रिजाइन किया, वो अब जो भी आएगा उनकी जगह वो एक नया वलवला, नया जोश, नई स्ट्रेटजी, नई टेक्निक्स लेके आएगा। और उम्मीद ये है कि ये जो डिले हुआ है 2-3 साल से, जिस पे सारे आप भी बात कर रहे हैं, मीडिया में और लोग भी बात कर रहे हैं कि क्यों नहीं नतीजे क्यों नहीं निकल रहे केसों के, वो हम अब प्रोसेस को तेज करके तो एक्चुअली अपने ये जो केसेस हैं इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए उनको कंक्लूजन तक पहुंचाएंगे। ठीक। अच्छा बैरिस्टर, तो ये जो डिले हुआ जिससे शहजाद अकबर साहब की नाकामी से ताबीर किया गया, और हमारी इतलात तो ये भी है कि एक एहतिसाब के बारे में एक मीटिंग थी जिसमें खान साहब ने बरमला इजहार किया उनकी कारकर्दगी, जिस तरह से वो सवालिया निशान उस पर उठे, तो ये क्या नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के केसेस की वजह से प्राइम मिनिस्टर साहब समझते थे कि उनमें डिले हुआ, कुछ निकला नहीं अभी तक, या ओवरऑल एहतिसाब का जो बयानिया था उसमें शहजाद अकबर साहब परफॉर्म नहीं कर पाए? देखिए, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं मैं आपको बता सकूंगा कि मुझे इल्म नहीं है कि एग्जैक्ट क्या वजह थी, लेकिन मेरा अपना अंदाजा ये है और अंदाजा बेस्ड ऑन लिटिल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो ये है कि आप ये जो ना सिर्फ शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब वाले केसेस बल्कि पूरा ओवरऑल जो करप्शन के इतने केसेस थे जिनका बड़ा जिक्र किया गया था कि बड़ा शवाहिद आ गए हैं, उस पर एविडेंस आ गया है और जल्द से जल्द फैसले होंगे, उसमें जो डिले आ रहा था और जो वो एक तरह से खत्म नहीं हो रहे थे, अपने कंक्लूजन तक नहीं पहुंच रहे थे, तो वो जरूर एक वजह हो सकती है इनकी रिजाइन करने की। मुझे और कोई वजह तो नजर नहीं आ रही सिवाय इसके कि ये परफॉर्मेंस बेस्ड रीजन ही होगा, क्योंकि पीटीआई हुकूमत का एक तो बड़ा क्लियर कट पॉलिसी है कि हर एक को परफॉर्म करना है, जो जो आपको जॉब दिया गया है, आपको काम दिया गया है, जो जो आपका जिम्मेदारी है, वो अगर आप नहीं निभाएंगे तो फिर आपको छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज आपने बैठ के खाली काबीना में नहीं बैठना। और यही हमने देखा कि काफी सारे चेंजेस आए, कुछ लोगों के आपने भी जिक्र किया था, पता है हमें, वो आए, वो एडवाइजर्स बने, लेकिन जब वो फॉर्म नहीं कर सके तो उनकी जगह फिर चेंजेस आए। तो ये एक चेंज है, लेकिन इससे जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि एहतिसाब का प्रोसेस जो है वो खत्म नहीं होगा, बल्कि उसको एक नया जज्बा मिलेगा। ठीक। अच्छा सर, देखिए जितने भी केसेस नायब ने बनाए, फिर जिस तरह से खुसूसन नून लीग के रहनुमाओं को जमानतें मिली और आपने भी आला अदलिया के फैसले पढ़े जो कि बिल्कुल चार्जशीट थे नायब की कारकर्दगी पर, तो क्या ये वजह है कि जो जिस तरह से अदालतों ने भी कहा कि ऐसा लग रहा है कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है,
क्या ये नैब की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है, या असल में ये जो करप्शन के खिलाफ बयानिया है उसकी डायरेक्शन जो है वो सियासी या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की तरफ चली गई? तो ना हमें कारकर्दगी शहजाद अकबर की नजर आई, ना नैब की नजर आई, और उल्टा सवालिया निशान जो थे वो तहरीक इंसाफ के बयानिए पे उठना शुरू हो गए कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी। जी नहीं, मेरा ख्याल है जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का जो स्लोगन है या जो डिफेंस है, वो तो हर जो ऑपोजिशन में होगा या जिसके खिलाफ भी केस करप्शन का फाइल किया जाएगा, वो यही कहेगा कि मेरे खिलाफ ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। उस चीज को तो आप साइड पे कर दें, लेकिन इतना जरूर है, आपको मानना पड़ेगा, सबको मानना पड़ेगा, क्योंकि हकायक भी ये है कि वो केसेस जो हैं वो कंक्लूड नहीं हुए अभी तक, वो केसेस चल रहे हैं। उसकी वजह क्या है वो समझने की जरूरत है। वो केस टू केस डिपेंड करता है। कुछ तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट्स में कहा है कि ये इन्वेस्टिगेशन का कसूर है, जो कि आप कह सकते हैं कि नैब की इन्वेस्टिगेशन जो कि उनकी जिम्मेदारी थी, तो उन्होंने गलतियां की। कुछ प्रोसिक्यूशन का कसूर है कि प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन में आपस में जो एक होनी चाहिए कोऑर्डिनेशन, वो नहीं हुई। और प्रोसिक्यूशन ने, इन्वेस्टिगेशन ने अगर 300 विटनेस दिए कि 300 विटनेस होने चाहिए एक केस में, तो प्रोसिक्यूशन ने वो 300 के 300 विटनेसेस को एविडेंस में पेश करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कोई भी केस जिसमें 300 विटनेस की जरूरत हो वो 2-3 साल या 4 साल में भी नहीं, 5 साल में भी नहीं वो कंक्लूड हो सकता। तो इस किस्म की गलतियां थी, मेरा ख्याल है, जो ताखीर जिसमें देखी गई। लेकिन जहां तक केसों का ताल्लुक है, जहां तक केसेस का ताल्लुक है, उनमें जब एक बार इन्वेस्टिगेटिंग टीम इन्वेस्टिगेशन कर ले और प्रोसिक्यूशन टीम प्रोसिक्यूशन शुरू कर दे, रेफरेंस फाइल कर दे, तो फिर हमें ये अंदाजा हो जाता है कि हाँ, उन केसों में अब एक जान है। लेकिन चूंकि फेयर ट्रायल के जरिए ही फैसले होने और अदालत ने फैसले करने हैं, तो आप हतमी तौर पर तो किसी केस का नहीं कह सकते कि इसमें जब तक फैसला नहीं होता कि कोई एक्यूज जो है वो साबित हुआ है जुर्म या नहीं। लेकिन आप रेफरेंस से देख सकते हैं कि हाँ, इसमें गलतियां हैं, वो दुरुस्त होने वाली हैं, या ये अच्छा केस है या बुरा केस है। तो केस टू केस डिपेंड करता है। मसला सिंपली ये है कि वो केसेस जो हैं फिलहाल डिसाइड नहीं हुए, बहुत देर हो गई, और अब जरूरी है कि वो केसेस अपने अख्ताम तक पहुंचे, उनकी कंक्लूजन हो, जो भी फैसला करना है उन पे किया जाए फैसला, और उसके बाद जो अपील एक गुंजाइश होती है। नैब का कानून यही कहता है कि अगर ट्रायल में फैसला हो भी जाए तो उसके बाद एक रेगुलर अपील है जो हाई कोर्ट में जाती है, वो हाई कोर्ट ने भी फैसला करना है। तो अभी टाइम तो है, लेकिन मैं कहता हूँ कि जल्द से जल्द अब ये फैसले होंगे। शायद ये टीम जो चेंज हो रही है इसी वजह से चेंज हुई है। अच्छा सर, टीम के चेंज होने से क्या आप समझते हैं कि देखिए इन 3.5 सालों में हमने देखा कि खुद गवर्नमेंट के अपने स्कैंडल आए, चीनी स्कैंडल आया, आटा स्कैंडल आया, जिस पर इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स और ये सारी चीजें भी हमारे सामने, उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट्स भी सामने आई, लेकिन उनका भी कोई एंड रिजल्ट कंक्लूजन हमें नहीं मिला कि जिम्मेदार कौन थे, किनको सजा हुई। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो क्या सिर्फ शहजाद अकबर साहब की नाकामी से इस सब कुछ को जोड़ना जो है ये उनसे ज्यादती नहीं होगी? देखिए, मैं कोई पर्सन स्पेसिफिक बात नहीं करना चाहता उनके साथ, उनके खिलाफ कोई इल्जाम तो मैं नहीं दूंगा। बहरहाल उन्होंने एक, जिसा मैं कह रहा हूँ, परफॉर्मेंस बेस्ड होता है। अगर आप फील करें कि आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे, या आपके ऊपर जो एतमाद किया गया था उस पर आप पूरा नहीं उतरे, तो फिर आप रिजाइन कर देते हैं। तो वो उन्होंने उस सोच के साथ रिजाइन कर दिया होगा। लेकिन जो अब मुझे तो यकीन है कि अगर आप इसको एक गौर करें इसके ऊपर, केसों को, जो अगर 15 केस हैं या 20 केस हैं, उसमें से आप 2 या 3 अहम केसेस जो हैं उनको पिक करें, उनको दोबारा देखें, तो ये एक एक करके अल्टीमेटली वो कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, करप्शन के केसेस मुश्किल होते जरूर हैं, क्योंकि व्हाइट कॉलर क्राइम है और उसमें आपको जोड़ना पड़ता है हर चीज को, कि पैसा कहाँ से आया। मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, आपने हर अकाउंट को देखना है, उसकी गवाहियां देनी है। लेकिन आप एज ए प्रोसिक्यूशन टीम, आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप बजाय केस को बहुत ज्यादा हिला दें, आप उसके जो की विटनेसेस हैं और जो की पॉइंट्स हैं उन पे कंसंट्रेट करें और केस को कंक्लूड करें। तो ये उम्मीद ये है कि अब हम ये देखेंगे
कि एक अच्छी प्रोसिक्यूशन की तरफ हम जाएंगे इंशाल्लाह। जी, अच्छा, ये बैरिस्टर साहब, कुछ मैं किसी से बात कर रहा था तो आपका नाम भी ज़ेरे गौर आया कि जी उनको भी कंसिडर किया जा सकता है। कितना बड़ा चैलेंज होगा, क्या आप एक्सेप्ट करेंगे अगर आपको मुशीर एहतसाब बना दिया गया? नहीं जी, मेरी ये औकात नहीं, मैं बिल्कुल किसी तरह रेस में नहीं हूँ इसकी। मैं तो जो मदद कर सकता हूँ जरूर करूंगा, लेकिन नॉट इन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक, चले बैरिस्टर अली जफर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, इसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो। आप अगर शाम को टीवी देखें और जो इनकी बातें सुने, वो दो आ जाते हैं, एक बेचारा तहरीक इंसाफ का मासूम बैठ जाता है, वहां बाकी एंकर भी मिल जाता है, वो दो उनके साथ जो दूसरे होते हैं, मुल्क मारा गया, तबाह हो गया, ये हो गया। अपने सहाफियों से चाहता हूँ कि देखिए इतनी मायूसी कई दफा फैला देते हैं लोग, बेचारे समझते हैं कि तो मुल्क आज गया तो कल गया। मेरी फिर से अपनी मीडिया से लोगों से मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि देखें, तनकीद बहुत जरूरी होती है एक मुल्क के लिए, लेकिन एक प्रोपेगेंडा होता है, एक फेक न्यूज होता है, जो जान के फेक न्यूज के जरिए एक मुल्क में मायूसी फैलाई जा रही है जी, तबाह हो गए, मारे गए जी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मीडिया से सख्त नाराज और नाखुश हैं क्योंकि उनकी नज़र में मीडिया अवाम में मायूसी फैला रहा है। इमरान खान ये समझते हैं कि मीडिया में बैठने वाले बहुत से ऐसे साफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं जो कि प्रोपेगेंडा करके अवाम में बेचैनी फैला रहे हैं। लेकिन कल वज़ीर-ए-आज़म से एक बड़ा अहम सवाल हुआ, क्योंकि अगर देखा जाए वज़ीर-ए-आज़म अपोजिशन से भी नाराज हैं, शहबाज शरीफ को अपोजिशन लीडर नहीं मान रहे, अदलिया से भी नाराज हैं, एस्टेब्लिशमेंट से भी नाराज हैं। लेकिन सवाल उनसे ये हुआ कि अगर मीडिया अवाम में मायूसी फैला रहा है तो क्या आपकी अपनी मीडिया टीम जो है वो आपको असल जो जमीनी हकायक है क्या वो आपको बता रही है? क्योंकि अवाम जो है वो बड़े तल्ख सवाल पूछ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब, पिछले साल इसी प्रोग्राम में महंगाई के सवाल पे जवाब पर आपने बोला था कि बहुत जल्द महंगाई पे काबू पा लिया जाएगा। अभी साल होने को है मगर महंगाई डबल हो गई है। शायद आपको असल सूरत हाल नहीं बताई जाती, आप और कुछ नहीं कर सकते तो प्लीज ऑनलाइन जाकर आटे की और दाल की चेक कर लें और हमें बता दें कि अब तो हमें घबरा लेना चाहिए। अच्छा देखिए, ये बहुत बड़ा मुझे अपनी मीडिया टीम के लिए कहना पड़ेगा कि अगर 4 पुल और 4 सड़कें बना के शहबाज शरीफ पंजाब का हीरो बन सकता है और एक स्टैब्लिश हीरो से जीरो बन रहा है, तो सर आई एम सॉरी टू से बट इट्स अ ह्यूज फेलियर ऑन बिहाफ ऑफ योर मीडिया टीम। वो क्या कह रही है, क्यों नहीं बताती है अवाम को कि आपके पॉजिटिव इमेज क्या है, आप क्या अच्छे इकदाम जो कर रहे हैं, उसका क्या फायदा है अवाम को? अवाम क्यों पीटीआई की गवर्नमेंट को गालियां दे रही है? ये तमाम मंजरकशी गुज़श्ता रोज इमरान खान की आम आवाम से 2 घंटे तवील टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान सामने आई, जिसमें इमरान खान का लहजा तल्ख भी था, तुर्श भी था और शायद कुछ हद तक वो जज्बाती भी नजर आए। इमरान खान ने अपनी इस तवील गुफ्तगू में अवाम को ये बार बार कराने की कोशिश की कि महंगाई खत्म हो जाएगी और ये मसला जो है ये आलमी मईशत और जो इंटरनेशनली जो महंगाई हो रही है उससे जुड़ा हुआ है। लेकिन इमरान खान ये बताने से उन्होंने गुरेज किया कि जिन ममालिक से वो पाकिस्तान की महंगाई का मवाजना कर रहे हैं उन ममालिक में अवाम की फीकस आमदनी क्या है, सियासी इस्तेकाम है या नहीं है। इस सब कुछ के बावजूद भी इमरान खान मुसिर हैं कि अवाम को उनकी बात को समझना चाहिए और जो महंगाई है उससे ना सिर्फ बर्दाश्त करना चाहिए बल्कि महंगाई में मजीद इजाफे के लिए तैयार भी रहना चाहिए। जो चीज हम इंपोर्ट करते हैं वो इफेक्ट हो गया, तेल की कीमत दुगनी हो गई है। मैं देख रहा था कि वो शायद और ऊपर चली जाए, तो इसका इम्पैक्ट पड़ता है सारी सोसाइटी पे, बिजली पे पड़ता है, तेल महंगा होता है, ट्रांसपोर्ट पे पड़ता है, महंगाई होती है। और मीडिया और अवाम से गिले शिकवे के बाद वज़ीर-ए-आज़म का अगला गिला जो था वो अदलिया से था। अगर हम एक चीज ठीक कर दें, मुझे कोई कहना कि एक चीज आप ठीक करें तो मुल्क ठीक हो जाएगा, कानून की बालादस्ती। जिस दिन हम ताकतवर को ये प्रिविलेज, और मैं अकेला नहीं हूं ना, बदकिस्मती ये है, मैं तो कोशिश करूं, अदालतें आजाद हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है। मैं तो अदलिया से अपने कहता हूं कि खुदा के वास्ते इस मुल्क पे रहम करें, डे टू डे हेयरिंग करके इसका मसला हल करें। हमारी डेमोक्रेसी खत्म हो रही है। और अदलिया के बाद बारी आई ओपोजिशन की, जिससे भी इमरान खान जो थे उन्होंने टारगेट का निशाना भी बनाया और वो तो शहबाज शरीफ को ओपोजिशन लीडर मानने से भी उन्होंने इनकार कर दिया। ये चोर नहीं है, ये डाकू है। मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे थे कि जी चले हम इसको ब्लैकमेल करेंगे, इसको शायद कुर्सी इतनी पसंद है कि ये भी आखिर में जाके जनरल मुशर्रफ ही कहेगा अच्छा जी मैं आपसे एनआरओ के नाम पे मैं आपसे समझौता कर देता हूँ। मुझे कहते हैं जी शहबाज शरीफ आप इससे ऑपोजिशन लीडर है जनाब, आप इससे मिलते नहीं है, हाथ नहीं मिलाते, इससे बैठते नहीं। मैं इसको ऑपोजिशन लीडर नहीं समझता, मैं इसको कौम का मुजरिम समझता हूँ।
1.5 2 घंटे की तकरीरें करता है और पार्लियामेंट में खड़े होकर। तकरीर नहीं होती, ज्यादातर जॉब एप्लीकेशन होता है। अब इमरान खान के इस जज्बाती खिताब के पीछे क्या अवामिल कार फरमाए, इस मुतालिक कई हफ्तों से क्या सराहियां हो रही हैं। वो तासुर जो गुज़श्ता अरसे तक कायम था कि हुकूमत जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक सफ़े पर है, लेकिन हालिया वाक़यात के बाद ये सफ़ा एक नहीं रह सका और इसी की सुनगुन के बाद अपोजिशन मुतहरिक होती है। तहरीक अदम एतमाद की तैयारियां हो रही हैं। आज से पीपल्स पार्टी जो है वो ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च शुरू कर चुकी है, सड़कों पर आ चुकी है और अगले महीने यानी 27 फरवरी को पीपल्स पार्टी जो है वो इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च भी शुरू कर रही है। उसके बाद नून लीग लॉन्ग मार्च कर रही है। इस सब को देखते हुए इमरान खान के पास जो हरबा था उन्होंने गुज़श्ता रोज उसकी भी मंजर कशी कर दी। इंशाल्लाह ये भी टर्म पूरा करेगी, अगली भी टर्म पूरी करेगी ये हमारी पार्टी। लेकिन मैं आपको एक और खबरदार करना चाहता हूँ, अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल गया मैं आपके लिए ज्यादा खतरनाक हूँ। अभी तक तो मैं चुप करके या ऑफिस में बैठा होता हूँ और तमाशे देख रहा होता हूँ। मैं अगर सड़कों पर निकला है ना तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी। ये बात तो तकरीबन वाज़े हो चुकी है कि इमरान खान साहब ने ये पैगाम किसको और धमकी किसको दी है, लेकिन मुस्तकबिल का सियासी मंजरनामा जो है वो कितना सनसनीखेज होने जा रहा है। तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार सुहेल बड़ाइच साहब ने, जबकि आगे चलकर सीनियर सहाफ़ी आमिर ज़िया साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सुहेल बड़ाइच साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई आज भी, शहजाद अकबर साहब रिजाइन करके, लेकिन कल जो इमरान खान साहब ने लोगों से जब वो बात कर रहे थे टेलीफोनिक, कई घंटे उन्होंने पाकिस्तानी अवाम से वो मुखातिब थे, लेकिन वो ऐसी अहम बात करके जिससे मामला जो है बिल्कुल खुल के सामने आ गया। मतलब अब उनको तकरीबन उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि शायद उनकी हुकूमत जो है वो जाने वाली है और उनके ऊपर से सर पर जो हाथ था वो भी उठ गया है। कितनी सिग्निफिकेंट बात थी ये कल जो उन्होंने कही? जी, ये नफ्सियाती एतबार से आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आम तौर पर इस तरह की बातें उस वक़्त की जाती हैं जब नफ्सियाती तौर पर बंदा घबरा चुका हो, तो उस वक़्त वो घबरा के ये इस तरह की बातें करता है या धमकियों पे उतर आता है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर का स्टेटस इन चीज़ों से बड़ा बुरा बहुत ऊपर होता है। मेरा ख्याल है कि उन्हें इस तरह की अफवाहें, सरगोशियों या इस तरह की जो डेवलपमेंट्स होती हैं, जब तक कि वो कोई सतह ज़मीन पर ना आ जाए, इस तरह की बात करनी नहीं चाहिए। ये उनको ज़ेब ही नहीं देता। तो मेरा ख्याल है कि अभी तक तो मेरा ना कोई नो कॉन्फिडेंस मूव है, ना कोई उनको हटाने की कोई मूव है, ना एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई मुखासमत है, ना अपोजिशन ने कोई अभी अमली इकदाम उठाया है अभी, अब बल्कि अपोजिशन इकट्ठी ही नहीं है। तो ऐसे में उनका ये इकदाम मेरा ख्याल है कि ख़तरे को बहुत ज़्यादा समझना है। इतना ख़तरे को तो हम भी लोग जो बाहर बैठे हैं, जो हर वक्त ये सूंघते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं पता करें कि हुकूमत के क्या हालात हैं, हमें भी अंदाज़ा नहीं है कि ख़तरा इतना बढ़ चुका है जितना वज़ीर आज़म को लग रहा है। तो और ये दूसरा ये है कि आम तौर पर वज़ीर आज़म बड़ी संजीदा और बड़ी मुदब्बराना गुफ्तगू करते हैं। ये जो अफवाहें और ये जो क्या सराइयाँ होती हैं, इन पे बात नहीं की जाती, इन पे छोटे मोटे लोगों से बात करवाई जाती है। तो वज़ीर आज़म की तरफ से ये बात बड़ी हैरतनाक और बड़ी अचंभे की बात है। लेकिन इसके साथ साथ डेफिनेटली जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि नफ्सियाती तौर पर इसका तज्ज़िया ज़ाहिर किया जाए, तो यही लगता है कि कोई उन्हें थ्रेट है जिसकी वजह से उनके अंदर से ये आवाज़ आई है कि अगर मुझे निकाला गया तो फिर उसका नतीजा क्या होगा। तो वड़ाई साहब, आपकी बातों से तो ये अंदाजा लग रहा है कि वज़ीर आज़म ने एक दफा फिर अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने की कोशिश की है, लेकिन अगर कुछ हो भी नहीं रहा था तो क्या आप समझते हैं कि अब शुरू हो जाएगा? क्योंकि देखिए उन्होंने तो ढके छुपे अल्फाज में सही, लेकिन बराह रास्त जारी बात है वो ये बात अपोजिशन को तो नहीं कर रहे थे, एस्टेब्लिशमेंट से ही वो मुखातिब थे। तो उस दूसरी जानिब उनकी इस बात को कैसे लिया गया होगा? जी नहीं, कहा तो उन्होंने अपोजिशन से है, मुखातब तो अपोजिशन से हुए हैं, बट इट इज़ अ वेल्ड थ्रेट अंग्रेज़ी में, यानी ये पर्दे के अंदर धमकी दी है उन्होंने। लेकिन ये ज़ाहिर है एस्टेब्लिशमेंट को भी उन्होंने सुनाई है और अपोजिशन को तो सुनाई है, नाम लेके कहा है। तो लेकिन मेरा ये ख्याल है कि देखें, अपोजिशन तो हर वक्त सरगर्मियाँ करती रहती हैं। मैं अभी पिछले दिनों लंदन में था, तो मैं मियाँ नवाज़ शरीफ से गुफ्तगू सुनी, तो जो 2-3 दफ़ा उन्होंने मुझे ये कहा अपनी गुफ्तगू में कि देखें, जहाँ तक तो नो कॉन्फिडेंस की बात है
और जहाँ तक जनरल इलेक्शन है विदाउट इंटरफेरेंस, ये तो चलो ठीक है, ये तो वाज़ेह बातें हैं, लेकिन असल बात यह है कि क्या इसके बाद की जो हुकूमत होगी क्या उसको आज़ादाना काम करने दिया जाएगा। जिससे मुझे ये तासुर मिला कि शायद उनके साथ ये मशावरत हो चुकी है कि नो कॉन्फिडेंस होगी और शायद जनरल इलेक्शन जो है वो भी नॉन इंटरफेरेंस की बुनियाद पर होंगे, और इसका शायद उन्हें यकीन भी है। वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, इसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो। वेलकम बैक नाज़रीन। वड़ाई साहब, क्या आप समझते हैं कि आप अभी मियां साहब से मिलकर भी आए हैं, अगर नो कॉन्फिडेंस आ जाती है, जिसके फिलहाल तो चांसेस ऐसे नहीं लग रहे कि ओपोजिशन खुद मुतफिक नहीं है, लेकिन अगर जैसे तैसे करके नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट आ जाती है, तो क्या उसका रिजल्ट जो है वो पिछली जिस तरह संजरानी साहब के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आई थी उस तरह का होगा, या अब आप समझते हैं कि खान साहब के सर से जो है वो हाथ हट चुका है और खुद मुक्तदर हल्के भी नहीं चाहेंगे कि उन पर एक दफा फिर ऐसे बंदे को सपोर्ट करने के इल्जामात लगे जो खुद भी उनसे खौफ में है कि यार मुझे हटाया जा रहा है। देखिए, एस्टेब्लिशमेंट तो तासुर ये दे रही है कि वो न्यूट्रल है, और वो बार बार उनके ISPR हो या जितने भी अस्करी हलकों से अब तक जितनी भी खबरें आ रही हैं वो यही तासुर दे रहे हैं। फिर सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जो बाय इलेक्शन है उससे भी ये पता चलता है कि काफ़ी हद तक एस्टेब्लिशमेंट जो है वो गैर जानिबदार है। लेकिन गैर जानिबदारी जो होती है इसके भी दो लेवल होते हैं। एक गैर जानिबदारी से भी हुकूमत की सपोर्ट होती है, और एक गैर जानिबदारी से ही हुकूमत की अपोजिशन भी होती है। तो देखना यह है कि एस्टेब्लिशमेंट कहाँ खड़ी है, क्या गैर जानिबदारी से हुकूमत की सपोर्ट कर रही है या गैर जानिबदारी के अंदर ही हुकूमत को भेजने की तैयारी कर रही है। ये देखने वाली बात होगी। और ज़ाहिर है अपोजिशन को तो ये तासुर तभी मिलेगा और तभी ये नो कॉन्फिडेंस कामयाब होगी अगर ये तासुर मिलेगा कि जो एक तरह से कोई एतराज़ नहीं है एस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान को हटाने को। अगर एस्टेब्लिशमेंट को एतराज़ हुआ इमरान खान को हटाने पर तो शायद ये तहरीक कामयाब नहीं होगी। ठीक। अच्छा वड़ाई साहब, इस सारी जो आजकल सियासी अफरा तफरी है, बाज़ तजियाकार उसको नवंबर में होने वाली आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट से भी जोड़ते हैं कि इमरान खान ने बड़ा एक अहम फैसला करना है। मौजूदा हालात को देखते हुए और ओपोजिशन की कंफ्यूजन को देखते हुए क्या आप समझते हैं कि इमरान खान साहब ही अगले आर्मी चीफ का फैसला करेंगे और अपनी मुद्दत भी पूरे कर सकते हैं? देखें, जो पाकिस्तान के सियासी हालात हैं उसका अगर पिछले 15 साल का जायज़ा लें तो जब भी आर्मी चीफ की तकर्री तोसी इसका वक्त आता है तो पाकिस्तान में पॉलिटिकल टर्माइल ज़रूर होता है, क्योंकि इतना बड़ा ओहदा है और उसका इम्पेक्ट इतना बड़ा होता है आगे पाकिस्तान के सियासी हालात पे, पाकिस्तान की ओवरऑल हालात पर, कि वो डेफिनेटली अफेक्ट करता है। तो मेरा ख्याल है अब भी ये अफेक्ट करेगा। और ये जो पाकिस्तान में सियासी तब्दीली की बात की जा रही है ये भी उसी के साथ रिलेट की जा रही है। और देखना यह है कि क्या ये रिलेशन जो है क्या ये उससे पहले वज़ीर आज़म रुखसत हो जाएंगे और कोई नया वज़ीर आज़म आके उनको उनकी जो है तोसी देगा, या यही वज़ीर आज़म। यही असल में झगड़ा है, यही सारा पॉइंट ऑफ जो है झगड़े का पॉइंट है वो यही है। अच्छा वड़ाई साहब, खान साहब जो हैं वो ग्राउंड रियलिटी जमीनी हकायक से कितने कटे हुए हैं, क्योंकि वो अवाम को बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि महंगाई जो है वो इंटरनेशनल इन्फ्लेशन उसमें उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, लेकिन अवाम तो दे आर फीलिंग द हीट, तो अवाम ये कन्विंस उस पर नहीं है। लेकिन उनसे कल भी एक सवाल हुआ और ज्यादातर ये तासुर अभी उभर रहा है कि जमीनी हकायक से वो लाइल्म है, उससे वो कट चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में वो क्यों हारे उसकी वजूहात तक उन्हें पता नहीं है, और अभी भी उनका ये ख्याल है कि उनकी कोर सपोर्ट इंटैक्ट है, लेकिन ऐसा है नहीं। कितना आप इससे एग्री करते हैं कि खान साहब जो हैं उनको जमीनी हकायक का इस वक्त भरपूर इल्म है पूरा? एक तो जनरली हुक्मरान जो होते हैं वो हकायक से कटे होते हैं, वो उनको खुशामदी और सरकारी महकमे जो फीड कर रहे होते हैं उसी पर यकीन करते हैं। तो खान साहब भी मेरा ख्याल है उनके हाथों चढ़ गए हैं जो खुशामदी होते हैं, और वो उनको लोरियां दे रहे हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन महंगाई के हाथों लोग बड़े परेशान हैं। और ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो तल्ख हकायक हैं माशरे के, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं
वो उन तक पहुंच नहीं रही। खैबर पख्तूनख्वा का रिज़ल्ट है, बाय इलेक्शंस हैं, ये सारे रिज़ल्ट्स ये बता रहे हैं कि लोग मुतमईन नहीं हैं, लेकिन खान साहब जो है वो ये मानने को तैयार नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि इसके लिए ज़ाहिर है एक अवेकनिंग कॉल तभी आएगी जब उनको कोई बड़ा थ्रेट आएगा, उनकी हुकूमत को कोई बड़ा थ्रेट होगा, कोई नो कॉन्फिडेंस की कॉल आएगी और वाकई वो नो कॉन्फिडेंस होता हुआ भी नज़र आएगा। आमतौर पर तो हमारे यहाँ रवायत है कि नो कॉन्फिडेंस बड़ा मुश्किल है, क्योंकि और ये उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक एस्टेब्लिशमेंट भी पूरी तरह सपोर्ट ना हो। बल्कि एक दफ़ा तो ऐसा भी हुआ कि एस्टेब्लिशमेंट भी आधी पचद्दी जो थी वो एस्टेब्लिशमेंट भी खिलाफ थी वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो के, लेकिन नो कॉन्फिडेंस नाकाम हो गया था। तो इसलिए नो कॉन्फिडेंस भी कोई 100% यकीनी नहीं है, लेकिन असल बात मुल्क के हालात हैं, अंदरूनी हालात, कि एक तरफ महंगाई है, दूसरी तरफ फौजी तकर्रियों का मामला है, तीसरी तरफ वज़ीर आज़म जो है वो धमकियां दे रहे हैं। तो इससे ये सारा कुछ ये लगता है कि कोई हालात खतरे की तरफ जाने बढ़ रहे हैं। तो बड़ा साहब, खान साहब कितना बड़ा खतरा जो जिस तरह उन्होंने कल जिक्र किया, अगर अदम एतमाद आ जाती है, उनको घर भिजवा दिया जाता है, क्या आप समझते हैं कि वो अब अवाम को सड़कों पर लाने पर तैयार कर सकते हैं? अवाम तो ओपोजिशन के साथ नहीं निकल रही, जो तंग है 3.5 सालों में मईशत की वजह से, महंगाई की वजह से। क्या खान साहब वाकई बड़ा खतरा बन सकते हैं? नहीं, इमरान खान चुप करके घर तो नहीं बैठेंगे, ये तो यकीनी है। उनकी शख्सियत का तज्जिया ये बताता है कि वो स्ट्रगल करेंगे, लेकिन जाहिर है स्ट्रगल भी तभी होती है, धरना भी बिल आखिर उन्होंने समेट ही लिया था ना, लंबा धरना दे के फिर बिल आखिर उसको खुद ही ख़त्म कर दिया था। तो खान साहब बाज़ औक़ात हकीकत समझ भी जाते हैं, तल्ख़ हकीकतों का अगर उनको इदराक करवाया जाए तो वो फिर समझ जाते हैं। और अगर उनकी हुकूमत के जवाब में ज़ाहिर है अगर वो तहरीक चलाएंगे या वो बाहर निकलेंगे तो दूसरे भी ज़ाहिर है चूड़ियाँ पहन कर तो नहीं बैठे होंगे, जो भी फोर्सेस उन्हें निकालेंगी वो भी तो कोई ना कोई ताकत दिखाएंगे ना। सही बात है। और वड़ा साहब, इस वक्त आप चूंकि मियां साहब से भी मिल के आए, ओपोजिशन के इत्तेहाद के दरमियान या जो अदम एतमाद लाना है, बड़ी रुकावट कौन है? पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, मौलाना साहब हैं, या जो है वही जो जिस तरह आपने कहा कि वो सफ़ा किसी न किसी तरह वो गीला हो चुका है लेकिन अभी तक जुड़ा हुआ है, वो सफ़ा उसमें बड़ी रुकावट है? मेरा ख्याल है सारे ही रुकावट हैं। सार्ब की अनाएँ जो हैं वो बहुत बड़ी हैं। वो जज्बा नहीं है कि अपनी अनाएँ कुर्बान करके हुकूमत को उतारा जाए। मेरा ख्याल है कि अना सब पे भारी है, नून की अना हो, पीपल्स पार्टी की अना हो, इन दोनों की अनाएँ जो हैं ये दरमियान में अटकी हुई हैं। इन अनाओं को ख़त्म करने की ज़रूरत है। जी, बड़ा साहब, जाते हुए आखिरी सवाल आपसे कि आपके आंसर से ये अखज़ किया जा सकता है कि इमरान खान साहब को कोई एमिनेंट थ्रेट नहीं है, और कल उन्होंने जो कहा वो उन्हें नहीं कहना चाहिए था, लेकिन उनकी कल की इस बात से क्या मामलात मजीद बिगड़ेंगे? मेरा ख्याल है अच्छे तो नहीं होंगे। इस तरह की स्टेटमेंट से मामलात ख़राब ही होते हैं, और मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को अपनी स्टेटमेंट्स जो हैं ये ना मरवा दें, क्योंकि मुसलसल ऐसी स्टेटमेंट्स आ रही हैं जो कि एक वज़ीर आज़म के शान शान नहीं है, एक चीफ़ एग्जेक्टिव के शान शान नहीं है, और ख़ासकर इस्टेब्लिशमेंट के साथ पाकिस्तान में जिस तरह के नाजुक तल्लुकात होते हैं उस तरह से इस तरह की नवाज़ शरीफ साहब आखिरी वक्त तक उनकी हुकूमत को फारग कर दिया गया, लेकिन उन्होंने कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी कि मुझे इस्टेब्लिशमेंट यूं कर रही है जब तक वो वज़ीर आज़म थे। तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को भी परहेज करना चाहिए ऐसी बातों से। सुहेल बड़ाई साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, इसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी और कॉलमिस्ट आमिर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर ज़िया साहब, ये बताइएगा, कल जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जी मैं ज्यादा खतरनाक साबित होऊंगा अगर बल्फाज़े दीगर अगर मुझे निकाला गया, एक तो बज़ाहिर तो वो पोजीशन से मुखातिब थे, लेकिन ऑब्वियसली मैसेज तो वो मुक्तदर हलकों को ही दे रहे थे। आप किस कॉन्टेक्स्ट में उनकी स्टेटमेंट को देख रहे हैं, और क्या आप समझते हैं कि ऐसे वक्त में उनको ये स्टेटमेंट देनी चाहिए जिससे रिफ्लेक्ट हो रहा हो कि उन्हें एक खौफ है कि उन्हें निकाला जा रहा है?
इसको आदिल साहब कॉन्टेक्स्ट में देखें। उसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि अगर आपको याद हो कि जब से क़यासाराइयाँ शुरू हुई हैं कि कोई डील हो रही है और हुकूमत का खात्मा करीब है, तब से बहुत सारे कुछ एनालिस्ट ऐसे भी हैं मुझे ऐसे जो कहते हैं कि इमरान खान साहब को अगर सियासी शहीद आप बना देंगे तो वो बहुत ज्यादा हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए भी, और जाहिर है कि उनका जो एक टेम्परामेंट है वो एक खतरनाक हरीफ साबित होंगे, क्योंकि जाहिर है कि जब वो अपनी टर्म पूरी नहीं कर सकेंगे तो उनके पास एक जवाब होगा ये कहने का कि जनाब मैं तो बहुत काम करना चाह रहा था लेकिन मेरे खिलाफ ये साजिश हुई और मुझे इस तरह का जो एक है ना पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है, मीडिया एस्टेब्लिशमेंट है और जिसको आप मुख्तलिफ हल्के कहते हैं, उन्होंने मिल मिलाकर फारिग कर दिया। तो मेरे ख्याल में ये कोई पसंदीदा सूरत हाल जो उनके संजीदा किस्म के मैं समझता हूँ इख्तिलाफ के लोग हैं, उन्हें भी इस बात के इदराक है कि जब हुकूमत को सिर्फ 1.5 बरस रह गया है खत्म होने में, तो वो अगर 6 महीने पहले, साल भर पहले हटा भी देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, इसका फायदा लामहला इमरान खान साहब को पहुंचेगा। दूसरी बात कि सुना किसको रहे थे, बज़ाहिर वो हर पाकिस्तानी को सुना रहे थे, उसमें यकीनन उन्होंने जो कहते हैं झुलाहट भी है कि इस पे खिलाफ जिस तरह से क़यासाराई कर रही है, मीडिया पे जिस तरह हो रहा है, तो उसका भी जवाब था। और जाहिर है कि अगर जो उनके हमदर्द होंगे या जो उनके मतलब मुखालिफ होंगे, उन सबको उन्होंने सुनाया ये बात कि जनाब मैं घर जाके खामोशी से नहीं बैठूंगा, मैं लंदन नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ बैठ के डट के मुकाबला करूंगा। जी आदिल। अच्छा आमिर साहब, लेकिन फिलहाल तो ये सारी बातें जो है वो क़यासाराइयां ही हैं, चाहे वो डील की बातें हो या उनको निकालने की बातें हो। बतौर प्राइम मिनिस्टर क्या उन्हें ये करना चाहिए था कि क़यासाराइयों पर वो आके और इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे दें? देखिए असूली तौर पे गालिबन नहीं करना चाहिए था, लेकिन जब क़यासाराइयां बहुत ज्यादा हो जाएं, वो आपके सोशल मीडिया पे रिफ्लेक्ट करने लगे और वहां से जनाब मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी आ जाए कि आप जो भी प्रोग्राम उठा के देखें, हत्ता कि तहरीरें देखें, लोग अपने वीलॉग्स कर रहे हैं, तो उसमें लग ये रहा है कि ये हुकूमत अब गई कि तब गई। अच्छा, ये सिर्फ इमरान खान साहब के साथ नहीं हो रहा। बात यह कि अगर आप पाकिस्तान की तारीख के तनाजुर में देखें, और आप बहुत अच्छे तालिब इल्म हैं सियासत के मुझसे बेहतर, आप जानते हैं कि हमारी यहाँ 2 ईयर 3 ईयर इच होती है कि हर 2-3 साल बाद आप बेनजीर भुट्टो के दौर से नवाज शरीफ साहब का दौर लें और उसके बाद फिर जरदारी साहब का और फिर नवाज शरीफ साहब का, हर जो मुंतखब हुकूमत है उसके 2-2.5 साल के बाद यही क़यासाराइयां शुरू होती हैं जिसका सामना आज इमरान खान साहब को है। लेकिन हमने देखा कि 2002 के बाद कम से कम हर पार्लियामेंट ने अपनी टर्म पूरी की है और इस मरतबा लग ये रहा है कि जो इमरान खान ने 3.5 बरस पूरे कर लिए हैं और इनका जो फ्रिक्शन है वो इतना कोई ज्यादा नहीं है किसी भी, क्योंकि माजी में जो भी तब्दीलियां आई वो इदारों से बाहम जब चपकलिश होती है, ऊंच नीच होती है, दलिया से, इस्टेब्लिशमेंट से, तो ज्यादा तब्दीली आती है, आम प्रोटेस्ट की वजह से नहीं आती। धरना तो इमरान खान साहब ने भी दिया था 2014 में, कुछ नहीं कर सके थे, टर्म पूरी हुई थी, नवाज शरीफ फारिग हुए, अदलिया ने किया। तो यहाँ पर जो सूरत हाल है, मैं नहीं समझता कि इतना ज्यादा जो है स्पेकुलेशन है, लेकिन यकीनन अभी उनकी अपनी तरजीहात है। इज अग्रेसिव फास्ट बॉलर, उन्होंने कहा जी मैं कहते हैं ना बॉल को बिठाऊं क्यों, मैं तो छक्का मारूंगा, आगे बढ़कर बात करूंगा। तो ये मेरे ख्याल में एक तरह का उनके एतमाद भी जाहिर करता है और अपने लोगों को भी वो चाहते हैं कि उनके साथ जुड़ के चलें, जो उनके सफों में अगर कोई लोग जो है बड़े परेशान होंगे उनके वर्कर्स की सतह के ऊपर हामियों में, उनको भी उन्होंने एक भरोसे की बात की है। जी ठीक, आमिर जासा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतजिर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाज़ेब। मुझे मेरी टीम समेत इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।